फैमिली, माय नेम इज़ प्रार्थना एंड गाइस आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 9th एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था वैसे द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो इवेलियन क्लैनी पर बेस्ड था, लेकिन गाइस आज के इस लेसन में हम लेसन 2 के पार्ट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, है ना। ये पार्ट नंबर 2 है लेसन 2 का। यदि आप लोगों ने मेरी पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिएगा, फिर ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसका पार्ट 1 पहले मैं बना चुकी हूँ, है ना। तो गाइज ये लेसन है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में होगा। तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले गाइज अब करते हैं लेसन की शुरुआत, है ना। पढ़ने से पहले क्या है इसमें, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दीज पीपुल, ये जो इतने सारे लोग हैं तो क्या आप इन्हें जानते हो। वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, है ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते होंगे और अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किन किन लोगों को पहचानते हैं। वैसे हम इन्हें तो जानते ही होंगे, इनमें से कुछ जैसे जाकिर हुसैन हैं, और आज इस चैप्टर में हम जिनकी बात कर रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खान है वो ये हैं। तो इनके बारे में जो शहनाई बजा रहे हैं, देखो ये पुराना ट्रेडिशन था, मतलब पुराना ट्रेडिशन है, एक आर्ट है, एक कला है शहनाई बजाने की। तो बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसमें बहुत ही मैस्टीरियो हैं, उस्ताद माने जाते हैं, है ना। तो गाइज आप जिन जिन को जानते हैं ना वो उन लोगों के नाम मुझे या उन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना नॉलेज है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके नीचे वाले पार्ट को कि क्या दिया गया है। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सी थिंग आती है। प्रोबेबली मतलब संभवतः, सामान्यतः। इमेजिन करना मतलब एक तरीके से कल्पना करना। तो बोला गया कि थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। एंड फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली बात क्या आएगी आपके दिमाग में, क्या इमेजिनेशन बनेगी, जैसे कि ये कहाँ पे बजता है, जैसे वेडिंग और सिमिलर ओकेशंस, उसी प्रकार के कोई ओकेशन या कोई अवसर पर, या फिर कोई फंक्शन में शहनाई प्ले होती होगी। द नेक्स्ट वुड बी, और सेकेंड बारी में आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन बनेगी कि प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो सेकेंड टाइम पर आपके दिमाग में ये बनेगा कि आप बिस्मिल्लाह खान को तो आप जानते होंगे जो मशहूर शहनाई बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे। द शहनाई मिस्टीरियो, वो शहनाई के उस्ताद माने जाते हैं, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो गाइज ये थोड़ा बिफोर यू रीड था। अब चैप्टर की शुरुआत होती है कि उन्होंने उनकी लाइफ में शहनाई को कैसे लिया और वो इतने उस्ताद शहनाई में कैसे बने। तो करते हैं गाइज लेसन को शुरू। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें बोला गया कि एम्परर औरंगजेब, जो राजा औरंगजेब थे जो शाह खानदान के थे, मतलब मुगल साम्राज्य से थे। तो एम्परर राजा या किंग, औरंगजेब बैन करने का मतलब है उस चीज़ को बंद कर देना। तो औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड। देखो मीनिंग्स बता देती हूँ पहले। इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते ही हो, जैसे शहनाई है, गिटार है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कॉल्ड पुंगी, जिसे है ना पुंगी कहा जाता था। रॉयल रेसिडेंस मतलब राजसी खानदान या राजसी महल। फॉर इट हैड अ श्रील, श्रील होता है कर्कश साउंड जिसकी आवाज़ क्या बहुत ही बेकार हो। अनप्लेजेंट साउंड मतलब जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगे। तो औरंगजेब ने ना बैन कर दिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था, और उनके राजसी दरबार में, उनका जो खानदान था, दरबार था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया था। फॉर, क्यों किया था, क्योंकि उस पुंगी का जो साउंड आता था वो बहुत ही कर्कश, श्रील होता था और बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड होता था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। जेनरिक नेम को क्या बोलते हैं, अ नेम गिवन टू अ क्लास
किसी एक पर्टिकुलर क्लास को या फिर ग्रुप एज अ होल, या फिर कोई एक ग्रुप है उसे बता दिया जाना। तो जेनरिक मतलब कि एक ग्रुप को, एक कोई भी क्लास को हम कुछ नाम दे देते, तो उनका जेनरिक नेम क्या बोला गया? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर्स। रेडेड का मतलब दे रखा है कि विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, क्लैरिनेट etc। मतलब ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होते हैं, होल होते हैं और उनसे कोई साउंड निकलता है, मतलब उनसे कोई आवाज़ निकलती है। तो गाइस बोला गया कि पुंगी को बैन इसलिए किया गया क्योंकि उसका एक जेनरिक नेम रखा था पुंगी, है ना। तो ये बहुत ही नॉइज मेकर्स हुआ करते थे, मतलब जो इसे बजाते होंगे बहुत ही ज़्यादा साउंड करते होंगे, वो भी श्रील साउंड। इसलिए राजा ने क्या किया था, पुंगी को बैन कर दिया था उसके राजसी दरबार में। फ्यू हैड थॉट, फ्यू मतलब न के बराबर, फ्यू हैड थॉट सोचना, थॉट का मीनिंग है दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड को बोलते हैं पुनर्जीवित, है ना। तो न के बराबर लोगों को लगता था कि फिर से इसको बजाया जाएगा। अब बार्बर, अब देखो एक बार्बर था जिसे हम नाई कहते हैं, जो बालों को काटता है। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली, परिवार से तो वो बार्बर था बट प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, बट उसके परिवार में है ना बहुत सारे म्यूजिशियंस हुआ करते थे। हु हैड एक्सेस, जो पहुंचते थे टू रॉयल प्लेस, राजसी प्लेस पर, दरबार जैसे हो गया औरंगजेब का या राजा के दरबार हो जाते। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, देखो एक बार्बर था जिसके घर में सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हुआ करते थे, तो वो जो बार्बर था वो रॉयल प्लेस की ओर जाता होगा पहले। तो डिसाइडेड टू इम्प्रूव, उसने डिसाइड करा कि पुंगी को तो राजा ने बैन कर दिया, तो वो बार्बर निश्चय करता है कि इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, कि पुंगी में जो टोनल है, मतलब जो आवाज़ निकलने का जो तरीका है, मैं उसे क्या करूँगा, सुधार करूँगा, उसमें मैं इम्प्रूव करके लेके आऊँगा। ही चोज अ पाइप, तो उस बार्बर ने क्या किया, एक पाइप को लिया, चूज किया। अ नेचुरल होलो, होलो मतलब खाली, स्टीम, स्टीम को बोलते हैं वैसे तना, है ना। तो उसने क्या किया, उस बार्बर ने एक ऐसी लकड़ी ली जैसे बैम्बू से बांसुरी वगैरह बनाई जाती है, तो उसने एक ऐसा पाइप लिया, उसमें होल किए, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने एक ऐसा पाइप लिया, एक पोपला पाइप लिया, है ना, जो है ना ब्रॉडर था, बहुत बड़ा था, किसकी तुलना में, पुंगी की तुलना में। फिर उसने क्या किया, एंड मेड 7 होल्स, और उसने 7 होल किए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप की बॉडी में उसने 7 होल्स बना दिए उस बार्बर ने। वैन ही प्लेड ऑन इट, फिर उसने उसे बजाया, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं ना हम, तो ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट मेलोडियस साउंड, तो उसने क्या किया, कुछ होल्स को वापस खोला बंद किया, खोला बंद किया, फिर उसे वो बजाने लगा, तो ट्राई कर रहा था कि साउंड कैसा आ रहा है। तो साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो उससे क्या निकला, साउंड निकला, साउंड निकलने लगा, प्रोड्यूस होने लगा, बनने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने पहले ना रॉयल्टी मतलब वहाँ राजा के यहाँ पे नहीं बजाया पहले, उससे पहले क्या किया, एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। देखो इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित होना। देखो राजा ने तो बैन कर दिया था तो उसके सामने नहीं बजा सकता था, बट फिर भी उसने ऐसी जगह पे बजाया जहाँ पर है ना कुछ लोगों को उसने बिठाया उस बार्बर ने और उन्हें सुनाया, तो सभी लोग क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये बहुत ही अलग था फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से बिल्कुल ही अलग इंस्ट्रूमेंट था। एंड हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसका है ना नया नाम रख दिया था। एज द स्टोरी गोज, मतलब जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तो सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है वैसे कक्ष, शाह चैम्बर मतलब कोई राजा, मुगल साम्राज्य के लोगों को शाह कहा जाता था, मतलब जो राजा ने राज किया था अपने अपने राज्य में, तो उन लोगों को शाह कहा जाता था। तो शाह दरबार, शाह के जो दरबार थे वहाँ ये पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट जो नया बनाया गया ये बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और किसी एक नाई के थ्रू बाद में इसको रिप्रेजेंट किया गया था, जिसे बार बार यहाँ बोल दिया गया कैजुअली। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई, क्योंकि ये शाह के दरबार में बनाई गई थी और किसी नाई के थ्रू ने इसे क्या किया था, किसी नाई ने इसे पहली बार किसी राजा के यहाँ पे बजाया था, वो भी मुगल साम्राज्य के यहाँ पे।
तो इसका नाम रख दिया गया शहनाई। जैसे आप गाइस पिक्चर में देख सकते हो कि ये पुंगी है और ये शहनाई है, तो शहनाई और पुंगी दिखने में अलग अलग है ना। इसे नाई ने बजाया था किसी राजा के दरबार में, और ये पुंगी थी, आपने सुना होगा पुरानी मूवीज जैसे आप देखते हो ना, तो जैसे सांप को बजाने की, मतलब सांप को बुलाने के लिए, भगाने के लिए, ऐसे ये बीन यूज की जाती थी। बीन भी कहते हैं इसे और पुंगी भी कहते हैं। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड में स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है तो क्या कहा गया, पढ़ते हैं गाइस। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन, बिगेन होता है बनना, शुरू करना, बिगिन आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। कंसाइडर्ड मतलब मानना, किसी का मानना है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, मतलब शहनाई का जो साउंड था ना बहुत शुभ माना गया था, है ना। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है कि शहनाई बजाना किसी अच्छे अवसर पर बजाई जाती है शहनाई। तो दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। ये अभी भी, स्टिल होता है फिर भी, ये अभी भी क्या किया जाता है, बजाया जाता है टेम्पल्स में। शहनाई को अभी भी बजाया जाता है टेम्पल्स में। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि बिल्कुल अभिन्न भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग भी दे रखा है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, सेम मीनिंग निकल के आता है। ऑस्पिशियस का मतलब भी दे रखा है, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब अच्छा भाग्य ऐसे। तो ओकेशन अच्छा होता है, शुभ अवसर होता है, जैसे शादी होती है, कुछ भजन टेम्पल में गाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है अभी भी। इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट का मतलब होता है एक भाग होना, पार्ट होना ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं, है ना, वहाँ पर आज भी टेम्पल्स में और किसी ओकेशन पर वेडिंग में बजाया जाता है। इन द पास्ट, पास्ट टाइम में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। पास्ट टाइम में ये नौबत का पार्ट हुआ करता था। और कहा गया ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड मतलब पाना, रॉयल कर्ट्स मतलब राजसी दरबार या शाही दरबार जिसे हम कह सकते हैं, है ना। असेंबल का मतलब दे रखा है प्रोनाउंस्ड अनाउंसेबल थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट कंसाइडर्ड एज अ ग्रुप, मतलब किसी एक ग्रुप को बताना। तो यहाँ मीनिंग है कि इन द पास्ट, पास्ट टाइम में शहनाई नौबत का पार्ट हुआ करता था, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता था उसे नौबत कहा गया, जिसमें क्या होते हैं 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अलग अलग शाही दरबारों में बजाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड, अभी रिसेंटली में भी बताया गया कि इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। आज भी ये शहनाई जो है टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाई जाती हैं। द क्रेडिट, अब जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, ये श्रेय फ्रॉम ब्रिंग गाइस, ब्रिंग को बोलते हैं लाना, है ना, और ब्रॉट उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप जानते हो कि शहनाई का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। ये था गाइस सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड को रीड करते हैं, स्टोरी में आगे और क्या चल रहा है। देखो अब है ना, बिस्मिल्लाह खान के बचपन की बात होगी और उसमें पता चलेगा कि उन्होंने प्रैक्टिस कैसे की और इसमें वो माहिर और उस्ताद कैसे बने। तो पढ़ते हैं गाइस। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जैसे वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। एक बार वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। नियर अ पॉन्ड, पास में एक तालाब हुआ करता था। द एंशियंट स्टेट, एस्टेट को बोलते हैं जायदाद या संपत्ति, एंशियंट को बोलते हैं पुराना, ऑफ डुमराव इन बिहार, है ना। बिहार में डुमरान करके कुछ रहा होगा प्लेस, तो वहाँ है ना एक पॉन्ड हुआ करता था, एक तालाब हुआ करता था जो पुरानी असेट थी। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। तो वो रेगुलरली, मतलब बिस्मिल्लाह खान जब वो 5 साल के थे, गिल्ली डंडा खेलते थे किसी तालाब के यहाँ जो काफ़ी पुराना था बिहार में। डुमरान एक प्लेस था। सो ही वुड रेगुलरली, तो वो रेगुलरली जाया करते थे टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी का टेम्पल रहता था वहाँ। टू सिंग द भोजपुरी, भोजपुरी में एक वर्ड है चैता, जो चैत्र महीने में गाया जाता है, जैसे नवरात्रि सीजन चलता है उस वक्त भोजपुरी में चैता गाया जाता है चैत्र महीने में।
एट द एंड ऑफ विच, और आखिरी में जब वो भजन गा लेते थे, चैता वो गा लेते थे, तो उन्हें ही वुड अर्न, उन्हें मिलता था, अर्न मतलब पाना या मिलना, तो उन्हें अर्न होता था अ बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू उन्हें मिलता था, वेइंग 1.25 kg, जिसका वजन 1.25 kg। क्या आपने कभी खाया है इतना बड़ा लड्डू? तो इतना भारी लड्डू उन्हें मिलता था खाने के लिए। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, मतलब वहाँ के जो लोकल महाराज थे वो चैता गाने के बाद दिया जाता था उनके थ्रू एक 1.25 kg का लड्डू। दिस हैपन, ये सब होता है 80 साल पहले, ये सब हुआ 80 साल पहले, 80 ईयर अगो। एंड लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, फार होता है दूर, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन मतलब जो आम जनता को मिलता है वो अवार्ड, इन इंडिया, भारत में, द भारत रत्न, भारत रत्न सबसे बड़ा एक अवार्ड माना जाता है आम जनता के लिए। तो कहा गया एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल, और ये जो छोटे बच्चे थे जो बिस्मिल्लाह खान थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अर्न किया, मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं आम जनता में से, तो इन्हें इंडिया में अवार्ड भी मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है भारत रत्न, है ना। तो भारत रत्न को पाने वाले हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। फोर्थ में पढ़ते हैं क्या बोला गया, या इनका जन्म बताया जाता है कहाँ होता है, देखो, बोर्न ऑन 21 मार्च 1916। जब भी कोई डेट और ईयर आता है तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह जो थे बिलोंग करते थे टू अ वेल नोन फैमिली, एक जाना माना उनका परिवार हुआ करता था, ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और बिहार के वो बहुत म्यूजिशियंस भी थे, मतलब आपको पता है कि वो वेल नोन फैमिली से हैं, मतलब फैमिली से थे, और उनका परिवार भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजाता था। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कट, है ना, वो शहनाई नवाज थे, मतलब वो भी शहनाई बजाने में बहुत ही माहिर थे, और वो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में बजाने भी जाते थे। और उनके जो पिताजी थे, हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंशियंटर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल का मीनिंग है एंशियंटर्स ऑफ द फादर, मतलब पिता के और भी पूर्वज, है ना। तो बोला गया एंशियंटर्स तो समझते हैं आप पूर्वज, बट पापा के और भी जो रिलेटिव हैं, मतलब जो पहले गुजर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो वाले। तो बोला गया उनके पिताजी जो थे पैगंबर बख्श भी है ना पैटर्नल, और उनके मतलब उनके पापा भी बहुत अच्छे बजाने वाले थे, म्यूजिशियन थे, और बहुत सारे उनके जो पूर्वज थे बिस्मिल्लाह खान के, वो भी ग्रेट प्लेयर्स थे शहनाई के। फिर पढ़ते हैं आगे, फिफ्थ पैरे में क्या बोला गया, द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही कम आयु में ही अपना करियर चूज कर लिया था, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी म्यूजिक को ले ही लिया था। एट द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल की आयु में, वैन हिज मदर टुक हिम, कि मम्मी उन्हें लेके गई थी, टू हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब उनके मामा जी के घर में, इन बनारस, जो बनारस में था, अब वो नाउ वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये 3 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो उनकी मम्मी उन्हें मामा के वहाँ ले गई थी, जो अभी मामा के घर ले गई, और जो अभी वाराणसी कहलाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेटेड हुए, मतलब आकर्षित हो गए, वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, कि उनके अंकल जो थे प्रैक्टिस क्या करते थे, द शहनाई। अच्छा, अंकल भी शहनाई की प्रैक्टिस क्या करते थे, I mean उनके मामा जी। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पैनिंग हिज अंकल, तो जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल की कंपनी ली, मतलब उनके साथ वो बैठने उठने लगे। अली बख्श, उनके मामा का नाम है अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में विष्णु टेम्पल हुआ करता है, तो वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ पे अली बख्श को रखा गया था काम पर, एम्प्लॉयड मतलब जिन्हें काम पे रखा जाता है, टू प्ले द शहनाई, मतलब उन्हें शहनाई बजाने के लिए विष्णु टेम्पल पर रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, तो अली बख्श शहनाई बजाते थे,
एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। तो जब बिस्मिल्लाह खान जब अली बख्श बजाते थे इंस्ट्रूमेंट शहनाई को, तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके पास जाके बैठ जाते थे। एंड फॉर आवर्स ऑन एंड, बहुत घंटों तक बैठा करते थे जब तक वो शहनाई पूरा बजा नहीं लेते। ऑन एंड का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रोके हुए लगातार उस काम को करते जाना, उसे बोला गया ऑन एंड, है ना। तो स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब होता है दिन भर। और क्या करते, वो बैठ जाते और दिन भर प्रैक्टिस क्या करते थे अपने मामा के साथ। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। देखो मीनिंग्स जान लेते हैं गाइस। आपको मीनिंग पता होगा, बालाजी एंड मंगला मैया ये तो टेम्पल में आ गए, है ना। बैंक एक वो बैंक नहीं है, ये बैंक है नदी का किनारा। देखो रिवर का नेम आ रहा है गंगा नदी। द गंगा एंड बिकेम का मीनिंग होता है बनना। द यंग एपियरेंटिस मतलब जो आगे नए आने वाले जो सीखने वाले पर्सन होते हैं, मतलब जिनमें डिजायर होता है कुछ नया सीखने का। जैसे बिस्मिल्लाह खान को इंटरेस्ट बनने लगा था, अब वो धीरे धीरे शहनाई बजाने लग गए थे। तो एपियरेंटिस होता है जो नया सीखने वाला होता है। फेवरेट हंट्स मतलब पसंदीदा काम। वेयर ही वुड प्रैक्टिस एंड सॉल्यूट का मतलब होता है अकेलापन या एकांत। देखो बालाजी और मंगला मैया और गंगा नदी का जो किनारा था उसमें उसके पास ही वो प्रैक्टिस किया करते थे, है ना, वो भी अकेले में। लेकिन ये उनका फेवरेट टाइम हुआ करता था। द फ्लोइंग वाटर्स पानी बहता रहता था ऑफ द गंगा नदी का। इंस्पायर्ड हिम, गंगा नदी का जो पानी बहता था वो उन्हें और ज़्यादा इंस्पायर करता, प्रेरित करता। हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, मतलब नए नए रागास को खोजने में उन्हें गंगा नदी का बहता पानी बहुत हेल्प करता, एक तरीके से बहुत ही इंस्पायर करता। That were earlier considered, earlier को बोलते हैं पहले, consider मेरा ऐसा मानना है, विचार है। To be beyond का मीनिंग होता है पार। The range of शहनाई, तो गंगा नदी का बहता पानी उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता नए नए रागों को खोजने में, बजाने में, और वो बहुत अच्छा प्ले कर पाते, है ना। और प्ले कर पाते तो उनसे इसकी वजह से उनके शहनाई बजाने में बहुत ज़्यादा सुधार आया था, इम्प्रूव हुआ था, है ना। अब पढ़ते हैं 6th पैराग्राफ। उसमें क्या आता है, एट द एज ऑफ 14, अच्छा 3 साल की आयु में तो वो अपने मामा के यहाँ गए और उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया गंगा नदी के किनारे, और उन्हें गंगा नदी के बहते पानी ने बहुत इंस्पायर भी किया था। अब एट द एज ऑफ 14 मतलब कि 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पैनिड, साथ में गए वो अपने अंकल के, अपने मतलब मामा के, टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में ना कुछ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाए जाने वाले लोग आने वाले थे, तो वो वहाँ गए थे। एट द एंड ऑफ रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पेटेड, उसको बोलते हैं पीठ थपथपाना, मतलब किसी की शाबाशी, मतलब किसी को शाबाशी देना। द यंग बॉय इज बैक एंड सैड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। देखो रेशल का मतलब होता है रिसाइटल का मतलब होता है गाना, मतलब जो गाना हुआ उसे मतलब सब लोगों ने अपने अपने प्रस्तुति दे दी, अपना अपना परफॉर्म कर दिया। तो उसके बाद जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और उन्होंने ये कहा कि वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करो, एंड यू शैल मैक इट, जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। मैक इट फ्रेज है एक जिसको बोलते हैं जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो यदि आप क्या करो, वर्क हार्ड करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। देखो ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में था
मतलब उसका कुछ ब्रांच होगा। तो 1938 में क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान को एक ब्रेक मिल गया, मतलब एक मौका मिला उस पर प्ले करने का अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुना जाने लगा ऑल इंडिया रेडियो पर, है ना। बहुत सारे लोग अक्सर सुना करते थे, ऑफन होता है अक्सर। 7th पैराग्राफ क्या बोलते हैं उसको पढ़ते हैं। वेन इंडिया गेंड, जब इंडिया ने पाया, गेन को बोलते हैं हासिल करना, प्रॉफिट या पाना, है ना। तो जब इंडिया ने पाया मतलब जब इंडिया को मिला, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट। तो बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ग्रीट किया गया था, बुलाया गया था। द नेशन, अपने देश की ओर से, किसको प्ले करने के लिए, शहनाई को प्ले करने के लिए। ही पॉर्ड हिज हार्ट, उन्होंने बहुत ही दिल से बजाया। पॉड को बोलते हैं जो बहुत ही लगन के साथ काम किया जाता है। तो उन्होंने शहनाई को, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी, उस वक्त उन्होंने शहनाई को प्ले किया था। आउट इनटू राग काफ़ी, मतलब राग का नाम है काफ़ी राग, उन्होंने छेड़ा था, लगाया था। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, ऑडियंस थी और उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज ड्यूज टाइम पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आपके, जो बाद में उन्होंने क्या किया, फेमस एक स्पीच दी थी जिसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये एक भाषण दिया था उन्होंने लाल किले में, है ना। 8th पैरा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार, मेमोरेबल जो यादगार परफॉर्मेंसेज होते हैं, जो यादगार प्रस्तुति होती है, तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेज दिए थे। बहुत कहाँ पे, इंडिया में और एब्रोड, बहुत मतलब दोनों, तो इंडिया और एब्रोड, एब्रोड होता है फॉरेन, विदेश। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने देश में तो दिया ही दिया, साथ में फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेज दिए, मतलब बहुत सारा परफॉर्म किया। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनका बिस्मिल्लाह खान का सबसे पहला ट्रिप था अब्रोड का, कहाँ पर, अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ के राजा हुआ करते थे जाहिर शाह, वो सो टेकन इन एक फ्रेज है जिसे बोला जाता है, देखो, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कोई भी पर्सन मंत्रमुग्ध हो जाए, बहुत ही उसको क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए उस म्यूजिक के लिए, है ना। तो उनका फर्स्ट ट्रिप था अफगानिस्तान में, वहाँ के राजा जाहिर शाह हुआ करते थे, और क्या हुआ, वो सो टेकन इन बाय मेस्टीरियो होता है किसी भी काम में माहिर, मतलब उस्ताद। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स, देखो जो बिछाते हैं कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ का राजा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया उनकी शहनाई को सुनकर कि उस राजा ने उन्हें बहुत सारे क्या दिए, प्राइजलेस, अमूल्य तोहफे दिए, जैसे पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर का मीनिंग है थिंग्स गिवन इन मेमोरी, जो भी चीज़ें यादों के तौर पर दिए जाए, ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, मतलब कोई इवेंट को, कोई प्लेस को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ किसी को दी जाए तो उसे बोलते हैं सोवेनियर्स, है ना। तो उस राजा ने, किंग जाहिर ने क्या किया, बहुत सारे पर्शियन कारपेट्स एंड मेमोरेबल चीज़ें दी उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, सिर्फ किंग जाहिर नहीं थे, और भी बहुत सारे लोगों ने उनके इस म्यूजिक को पसंद किया था। मतलब जब राजा को पसंद आया तो ऑडियंस को तो ऑफकोर्स पसंद आएगा ही आएगा। अब देखो उसके बाद है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, हो सकता है आपने कभी ये मूवी देखी हो या फिर ये गाना सुना हो या ना सुना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। जैसे कि फिल्म डायरेक्टर उस वक्त के विजय भट्ट थे, वो सो इम्प्रेस्ड जब उन्होंने किसी ओकेशन में या फिर कहीं पर भी सुना होगा कि जब बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले
एट अ फेस्टिवल। देखो कोई फेस्टिवल रहा होगा जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, शहनाई बजाई होगी। तो डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गए एंड ही नेम्ड अ फिल्म, और उन्होंने फिल्म बना दी। उनका नाम क्या रखा, एक्साइटिंग यार, अमेजिंग। उन्होंने फिल्म का नाम रखा, देखो अभी और आ रहा है, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट। जब उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को सुना उसके बाद उन्होंने एक मूवी बना दी जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई। काफ़ी ओल्ड मूवी है। द फिल्म वॉज हिट। अब ये जो फिल्म बनाई ये बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, है ना, ये एक गाना कंपोज किया गया था और इसमें उन्होंने शहनाई प्ले की थी। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का मतलब है रिकॉर्ड ब्रेकर। मतलब ये गाना और ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट हुई कि मतलब कोई पार ही नहीं रहा, मतलब रिकॉर्ड टूट गए। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, ह्यूज को बोलते हैं बड़ा, विशाल, तो डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। तो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन a film world limited to two, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture, सनाधि अपन्ना। देखो मैं मीनिंग्स एक्सप्लेन करती हूँ फिर अपन अच्छे से ट्रांसलेशन सीखेंगे। देखो मीनिंग्स है, सेल्यूलर वर्ड का मतलब है ना, कोई ओल्ड फैशन वे रेफरिंग टू फिल्म, मतलब फिल्म बनाने का ओल्ड तरीका। काफ़ी साल हो गए तो फिल्म में बहुत सारे नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, कुछ नई नई टेक्निक यूज़ की जाती हैं, तो ये पास्ट टाइम की फिल्म इंडस्ट्री को डिनोट करता है ये वर्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, वेंचर का मतलब भी एक प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क। कोई भी काम जो आप करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो, उसमें क्या होता है, रिस्क होता है ना, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। किसका मतलब है, जिसमें रिस्क शामिल होता है उसे कहते हैं वेंचर, है ना। इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, लिमिटेड को बोलते हैं समय, मतलब एक सीमा, लिमिटेड और टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर। कन्नड़ एक लैंग्वेज होती है, कन्नड़ भाषा, है ना, कन्नड़ में मूवीज भी बनती हैं। उसका नाम है उस फिल्म का सनाधि अपन्ना। देखो एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, ये बड़ी सफलता, उनका ऑल इंडिया में रेडियो, मतलब ऑल इंडिया रेडियो में उनका परफॉर्मेंस आने लगा था। मूवी बन गई थी गूंज उठी शहनाई और दिल का खिलौना है टूट ही गया। ये एक साउंड, मतलब ये एक म्यूजिक भी उसमें था, एक गाना था उस मूवी का। अब उसमें क्या किया, बिस्मिल्लाह खान की ह्यूज सक्सेस के अलावा ये पता था कि ये ओल्ड मूवीज को डिनोट कर रहा है, सेल्यूलर वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन अ फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, उन्होंने बहुत ही कम काम किया, मतलब बहुत ही कम टाइम दिया था उन्होंने फिल्म में। देखो जैसे कि उन्होंने पहली मूवी में काम किया जो विजय भट्ट की थी, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। एक और मूवी उन्होंने बनाई विक्रम श्रीनिवास के साथ, जो कन्नड़ मूवी थी, जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। तो आई जस्ट कांट कम टू टर्म मतलब कंडीशन, जो सिचुएशन आप रखते हो, विद आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, है ना, एंड ग्लैमर चकाचौंध दुनिया, जैसे कि बहुत शानदार चमकीली दुनिया। द फिल्म ऑफ वर्ल्ड, ये किसी उनका कहना है, मतलब किसी का, मतलब ये बिस्मिल्लाह खान का कहना है कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म, मतलब मुझे इसमें समाना नहीं है, मतलब मैं इसकी कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकता। विद द आर्टिफिशियली, ये जो दुनिया है बहुत बनावटी दुनिया है। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मतलब ये जो ग्लैमर है, चकाचौंध जो है फिल्मी दुनिया की, बहुत पैसा वैसा, बिल्कुल ग्लैमर की दुनिया माना जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज को, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दो ही म्यूजिक में, मतलब उन्होंने दो ही फिल्मों में काम किया उन्होंने। ही सेज, वो ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खान विद एम्फेसिस, अपनी बात पर जोर देते हुए। आई होप गाइज आपको यहाँ तक ये लेसन बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। आगे और स्टोरी को पढ़ते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। 9th पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या होता है।
अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड, इनाम, रिकॉग्निशन, पहचान, अवार्ड और पहचान। कैम, थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट पूरी एक फ्रेज है जिसे कहते हैं कि कोई भी काम जल्दी जल्दी हो जाना और जल्दी जल्दी सफलता पा लेना, इसका मतलब है ये फ्रेज है थिक एंड फास्ट। देखो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही जल्द पहचान और इनाम मिलने लगे थे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall। prestigious, जब मैंने आपको एवेलियन ग्लेनी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी ये वर्ड बताया था, इसे कहते हैं प्रतिष्ठित हॉल, एक प्रतिष्ठित सेंटर जिसे लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इनवाइट किया गया था अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। कहाँ पर? एक प्रतिष्ठित हॉल था लिंकन सेंटर हॉल, वहाँ ये गए थे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, मतलब जहाँ पे प्रदर्शनियाँ की जाती हैं, है ना, इन मॉन्ट्रियल में, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल। कैनस आर्ट फेस्टिवल ये नाम है जो यूनाइटेड स्टेट्स में रखा गया था। इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ओसाका ट्रेड फेयर मतलब जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या हुआ? ही ऑल्सो टुक पार्ट, बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ जाकर भाग भी लिया, जो दुनिया से अलग अलग एक्सपोजिशंस आए थे, जो प्रदर्शनी देने के लिए आए थे। इन द कैनियस आर्ट फेस्टिवल, वहाँ पे आर्ट फेस्टिवल हुआ था, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, जो ईरान में है। देखो वहाँ जाकर ये बहुत इंटरनेशनली तरीके से फेमस हो चुके थे क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अपनी कला को परफॉर्म किया था। वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके बाद तेहरान का नाम रख दिया गया था। वहाँ एक ऑडिटोरियम था तेहरान में, तो उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया था, जिसे कहते हैं तेहरान मौसीक्यू। मौसीक्यू जो इंस्ट्रूमेंट को शो करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम पहले तेहरान था जो ईरान में था, तो उसका नाम अब बदल दिया गया था उस वक्त, क्योंकि वहाँ उनका नाम हो गया था इंटरनेशनली, मतलब देश में भी और विदेश में भी। तो उनका नाम, उस ऑडिटोरियम का नाम पड़ गया था बिस्मिल्लाह खान के नाम से, जिसे कहा गया तेहार म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10th पैराग्राफ पढ़ते हैं गाइस। इसमें बोला गया उनके अवार्ड्स के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स मिले उन्हें अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया था, तो उन्हें बहुत सारे प्राइज़ वगैरह और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया गया था इस बारे में। जैसे नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड करना मतलब उन्हें ऑफर करना, प्रदान करना। तो बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स में पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला और पद्म भूषण भी उन्हें मिला। 11th पैरा बोलता है इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड दिया गया था इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब जो आम जनता के बीच में दिया जाता है वो अवार्ड। वो अवार्ड का नाम है भारत रत्न। विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड मतलब मच डिजायर, इसका मीनिंग दे रखा है। मच डिजायर्ड मतलब हर एक व्यक्ति उसे पाना चाहता है। अब भारत रत्न कौन नहीं लेना चाहेगा? मैं हूँ तो मुझे भी लगे कि कभी मुझे भी मिले, है ना। तो कोवेटेड का मतलब है मच डिजायर, जहाँ बहुत ज़्यादा सबका डिजायर होता है, सबकी इच्छा होती है। जैसे आपको भी इच्छा होती है कि आप भी कभी कोई भारत रत्न अवार्ड जीतें, तो कौन नहीं बनना चाहेगा? कौन पीएम नहीं बनना चाहेगा? कौन बड़ा पद हासिल नहीं करना चाहेगा? तो सब लोगों का डिजायर था। देखो विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब जब उन्हें अवार्ड मिले थे ये तो उनके चेस्ट की शोभा बढ़ रही थी। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आइज भी बहुत चमक रही थी। विद रेयर हैप्पीनेस, रेयर जो बहुत ही मुश्किल से मिले, जो बहुत अनमोल हो, उनकी खुशी। उन्होंने कहा भी था उस वक्त, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वो कहना चाहते थे उस वक्त कि टीच योर चिल्ड्रन, उनका कहना था कि अपने बच्चों को, कहा कि आपके बच्चों को सिखाओ आप म्यूज़िक। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट, धनवान मतलब जहाँ
कोई पारी नहीं है, मतलब बहुत ही एक आर्ट है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो बोला गया कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, जो भारत में एक परंपरा है, भारत का एक ट्रेडिशन है। इवन यहाँ तक कि भारत के लोग तो सीखते ही हैं, बट जो वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, मतलब कि विदेशी लोग भी हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक को सीखने के लिए आते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। 12 पैराग्राफ क्या कहता है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इन सब के अलावा, इन सब के बावजूद, इसे बोलते हैं इन स्पाइट। आई हाईलाइटेड दैट द पॉइंट या इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड, उन्होंने ये सब ट्रेवल करने के बाद, देखो वो देश में भी घूमे और अलग अलग विदेशों में भी गए, है ना, मतलब अलग अलग देशों में भी गए। तो ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। खान साहब, इन्हें प्रेम से बुलाया जाता था, या आई एम सो सॉरी, इनका नाम लिया जाता था बहुत सम्मान देते हुए, इन्हें प्रेम से प्यार से कहा जाता था खान साहब। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के बाद खान साहब का कुछ कहना था, जैसे ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, फॉन्डली होता है डियर का सिमिलर वर्ड, डियर और फॉन्ड सेम है, जिसे बोलते हैं प्रिय। तो उन्हें ये प्रिय नाम से बुलाया जाता था, मतलब उन्हें एक प्रेम से, एक आदर के साथ खान साहब लिया जाता था उनका नाम। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो जहाँ कहीं भी गए, वो अपना डुमराव और एक और जगह बताई गई बनारस, तो ये बहुत ही उन्हें वहीं पर उन्हें अच्छा लगता था, मतलब दुनिया में 2 टाउन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। एक्सीडिंगली मतलब बड़े तौर पर, विस्तृत पैमाने पर। अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, देखते हैं क्या, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। देखो यूएसए का एक स्टूडेंट था, जिन्होंने, उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खान को कहा कि आप यूएसए में आ जाओ और आप ही, मैं एक स्कूल खोलूँगा, उसमें आप हेड बनना, मतलब आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में खोलना चाहता हूँ तो आप उसके हेड बनना, और वो भी शहनाई वाला इंस्ट्रूमेंट। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और वो जो छात्र था उसने प्रॉमिस भी किया, वादा किया, टू रिक्रिएट, कि वो फिर से रिक्रिएट कर देगा, फिर से वो बना देगा। द एटमोसफियर, वो पूरा वातावरण, ऑफ बनारस, बनारस का वातावरण, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, है ना, जहाँ पर बहुत सारे रिप्लिकेटिंग्स, मतलब कि डिज़ायर कहते हैं इसे। तो उस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डिज़ायर था कि उसने कहा था कि मैं रिक्रिएट कर दूंगा टेम्पल्स को वहाँ पे। बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो बोले कि आप है ना मंदिर, चलो बना दिया आपने, मंदिर बना दिया, क्या आप गंगा रिवर को भी ला सकते हो? उस स्टूडेंट से पूछा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे लाओगे आप रिवर को, गंगा नदी को आप यूएसए में कैसे लेके आओगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, इसीलिए इसी बात को बाद में वो याद करते हुए कहते हैं कि दैट्स वाई, यही कारण है कि वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन, वो कहते हैं कि यही कारण है कि जब भी मैं कभी होता हूँ फॉरेन में, विदेश में, विदेशी कंट्री में, तो आई कीप यार्निंग, यार्निंग मतलब उन्हें बहुत ही याद आती है उनकी, किनकी? आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान, वो कहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान देखने की बहुत तीव्र इच्छा हो जाती। आई एम सो सॉरी, या हाँ, तो उन्हें हिंदुस्तान मतलब अपने देश की याद आने लगती। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते, है ना, जब वो मुंबई में होते, तो आई थिंक द ओनली बनारस एंड होली गंगा, तो वो क्या करते, जब वो मुंबई में होते तो उन्हें गंगा नदी की याद आती। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते तो आई मिस, वो कहते हैं मैं मिस करता द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, डुमराव में मठ हुआ करते थे जहाँ पे साधु संत आते थे, तो वो डुमराव में जो मठ हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा इन्हें मिस किया करते थे। 13 में बोला गया, जो लास्ट पैराग्राफ है गाइज आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चर ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज को बोलते हैं उत्तराधिकार। तो देखो,
बोला गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट उदाहरण पेश करती है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत बड़ा है, ये इंडियंस को विरासत में मिला है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एफर्टलेसली मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, ये ज़्यादा कोई प्रयास नहीं हुआ तो ऐसा स्वीकार किया जाता है कि दैट अ डेवोट मुस्लिम, वो एक मुस्लिम थे, लाइक हिम जैसे कि वो भी थे, कैन वेरी नेचुरली प्ले, आसानी से प्ले कर सकते थे शहनाई को, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को, एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी नगरी साधु संतों की नगरी है, पुराना इतिहास है काशी का बहुत, तो वो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने क्या किया, काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई को प्ले किया। डेवोट का मतलब दे रखा है कि बिलीविंग स्ट्रांगली, किसी पर भी आप बिलीव करें स्ट्रांगली, इन अ रिलीजन, किसी भी धर्म पर, एंड ओबेइंग इट्स लॉज, उसके नियमों को जाने, एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते रहे, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, है ना। तो गाइज ये था आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला लेसन, है ना। और भी इसमें अब तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद गाइज मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और देन ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर से ज़रूर कुछ सीखा होगा। सो गाइज वी होप दैट आपको ये लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो गाइज मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट चैप्टर में, और वो होगा अपना अगला चैप्टर। सो दैट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।